तो भाई लोग आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 4 दिनों में दैट इज 14, 15, 16 और 17 ऑफ जून को क्या क्या हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो लोग नए हैं इस सेशन में, आपको मैं बता दूं, हम बाई वीकली सेशंस लेते हैं, मतलब हफ्ते में 2 बार होने वाले सेशंस, जिसमें हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स कवर करते हैं थ्रू एनालाइजिंग द हिंदू न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर को क्यों उठाया? क्योंकि बाकी सारे न्यूज़पेपर ऑन वन हैंड लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ना थोड़ा आसान है, आप कर सकते हो खुद से। द हिंदू की लैंग्वेज देखते हुए जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है, सबके लिए उतना आसान नहीं है, और आसान जिनके लिए है भी, उनके लिए ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है कि हर दिन कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, विथ डिसिप्लिन पढ़ें, समझ पाएँ, गूगल करके चीज़ें निकाल पाएँ जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता। तो जब कंसिस्टेंसी एक बार टूटती है तो उसके बाद फिर बहुत लंबे टाइम तक वापस से डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप अगर हफ्ते में 2 सेशन देख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 पेज का या 16 पेज का अगर न्यूज़पेपर है तो क्या उसमें हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऑफकोर्स उसमें कुछ रेलेवेंट होती है, कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट होती है। जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत सारी ऐसी आती है जो इररेलेवेंट है, सारी की सारी रेलेवेंट नहीं होती, आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है ना। तो उसके हिसाब से हम न्यूज़ छांट के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ 14 ऑफ जून। 14 ऑफ जून को क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो भाई ये जो बहुत बड़ा स्कैंडल ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, विच इज नीट एग्जाम का। तो 1563 नीट स्कोर कार्ड जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनको बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि भाई क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने बोला इतने बच्चों का स्कोर कार्ड जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे उनका कैंसिल कर रहे हैं हम, री एग्जाम में वो बैठेंगे, और अगर वो री एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो जो पिछला उनका स्कोर आया था विदाउट ग्रेस मार्क्स, उसको कंसिडर किया जाएगा एज देयर फाइनल स्कोर। ये सिंपल सा जवाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि यूनियन गवर्नमेंट का जो सबमिशन था बेसिकली, कि ये 1563 कैंडिडेट जो है जिनको कंपनसेटरी या ग्रेस मार्क्स कहते हैं, उनको ग्रांट किए गए थे इन देयर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। नीट का एग्जाम वही होता है। नीट यूजी में बहुत बड़ा इस बार घपला हुआ था। लाइन से एक ही सेंटर में लाइन से जो रोल नंबर वाले बच्चे थे उनका नाम सिर्फ था, एक तो सरनेम नहीं था, और लाइन से उनको फुल नंबर मिले हुए थे। तो वो देख के आप अगर ध्यान से कोई देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ करप्ट प्रैक्टिस है, ये कोई घपलेबाजी वाली बात है, ठीक है। तो इस केस में उन्होंने बोला है कि भाई री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और उसमें जो बच्चे अगर नहीं बैठते तो उनके पुराना स्कोर विदाउट ग्रेस मार्क्स चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा नाराज हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो री नीट करके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा था, जिसमें कैंडिडेट्स का ये कहना है कि ना सिर्फ ये जो सुधार करके री एग्जाम करा रहे हैं, इट्स फाइन, वी अंडरस्टैंड, बट हम इतने सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, हम इतने सालों की मेहनत हमारी, आप इमेजिन करो आप एक स्टूडेंट हो जिसने अपना पूरा जिंदगी एक तरीके से झोंक दी है किसी चीज़ की तैयारी में, किसी चीज़ की पढ़ाई में, और उसका फाइनली जब एग्जाम हो आपको बाद में रियलाइज हुआ कि भाई वो एग्जाम ही करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ हुआ। आपको यकीन ही ना आए कि आपके स्कोर सही है कि गलत है। तो इससे क्या होता है कि ये जो टेस्टिंग एजेंसी है, जैसे यहाँ पे एनटीए या गवर्नमेंट जो एग्जाम इन जनरल कंडक्ट कराती है, इनके ऊपर से एक भरोसा उठता है। और हमने पिछले लेक्चर में भी जो कि बात की थी कि एक मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, अक्सर उनके लिए ये गवर्नमेंट एग्जाम्स ही या इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपनी लाइफ में कुछ कर पाना इज़ द ओनली उम्मीद दे हैव, इज़ द ओनली होप दे हैव। इस तरीके में इन चीज़ों में जब भरोसा उठ जाता है ना लोगों का, इट्स अ रियली बिग ड्रॉबैक फॉर द गवर्नमेंट इन द लॉन्ग रन। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इनके लिए जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने ये करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, ये मैल प्रैक्टिसेस जिन्होंने की हैं, उन अथॉरिटीज़ को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसा प्रोटेस्टेंट्स जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है, एंड विच इज़ आई थिंक एक्सट्रीमली वैलिड एज वेल, ठीक है। अच्छा, कुवैत में ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आया था। कुवैत में बहुत बड़ी एक आग लग गई थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग में फायर लग गई थी, आग लग गई थी। उसमें मैक्सिमम वर्कर्स जो थे वो अपने इंडियंस ही थे। कई बार इंडियंस
मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर काम करता है एज लेबरर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क में काम करते हैं, तो उसमें से 45 इंडियंस डाइड इन दैट फायर। 40 जो लोग मरे उनमें से 45 सिर्फ इंडियंस थे, जिनकी डेड बॉडीज को वापस भेजा गया। दे मोस्टली बिलोंग टू सदर्न स्टेट्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ सब स्टेट्स के थे वो, मोस्टली तमिलनाडु। वहाँ पर वापस भेजी गई, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए एंड देन his respects and homage, and वहाँ पे उनका पूरा दाह संस्कार किया गया। तो दिस इंसिडेंट हैपेंड इन कुवैत, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपर यमुना रिवर बोर्ड को कि भाई जो वाटर क्राइसिस चल रहा है दिल्ली में इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर अपर यमुना रिवर बोर्ड, जिसको UYRB भी बोला जाता है, ये एक एग्जिस्ट करती है, इनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई कंसिडर करो, और ये जो ड्रिंकिंग वाटर, अगर नहाने का और ये सब वाला पानी है तो समझ में भी आता है भैया, जो ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस चल रहा है दिल्ली में उसको रिजॉल्व करो, कुछ करो उसको रिजॉल्व करने के लिए। सेइंग इट डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, वरना हम डिसाइड कर देते। आपके पास एक्सपर्टीज है, यू डिसाइड एंड यू डू समथिंग अबाउट दिस क्राइसिस गोइंग ऑन इन दिल्ली, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जो चल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एक मेमोरेंडम बहुत पहले 20 साल पहले साइन हुआ था, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स ने इस मेमोरेंडम को साइन किया था कि ये जो यमुना नदी बहती है इसका पानी हम किस तरीके से शेयर करेंगे, कितने परसेंटेज पे। तो यहाँ पर इसका सेंसिटिव इशू भी इन्वॉल्व है। कई बार आप देखोगे जब ऐसी नदियाँ, मेजर रिवर्स होती हैं, जो वाटर सोर्स होती हैं, उनका पानी जब शेयर करने की बात होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हद तक डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। भाई मॉनसून आ गया लेकिन गर्मी नहीं जा रही है। चलो ठीक है, यहाँ पे वेकेशन बेंच जो थी हेडेड बाय जस्टिस PK मिश्रा, उन्होंने ऐसा कहा था कि दे डिड नॉट वांट टू ईदर वायलेट और टिंकर विथ, मतलब उनको एक्सपर्टीज नहीं है, तो उन्होंने बोला भैया ये 20 साल पहले जो अग्रीमेंट MOU साइन हुआ था, हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ डिसीजन दे दें जिससे ये वायलेट हो जाए, इसके खिलाफ कोई बात हम बोल दें। आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास नॉलेज है, तो आप इसको सॉल्व करो, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, issue should be left to be considered by the upper Yamuna river board, a body constituted with the agreement of parties in MOU 1994 में। इस MOU के तहत ही ये बॉडी, जिसको हम UYRB बोलते हैं, इसको बनाने का डिसीजन लिया गया था। तो बेटर होगा कि ये डिसीजन कि भाई वाटर क्राइसिस का क्या करना है, क्यों यमुना नदी का पानी इनफ दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब अग्रीमेंट में MOU में बात जो हुई थी, हम नहीं चाहते हम इसके खिलाफ या इसके वायलेशन में कुछ बोल दें, तो बेटर होगा डिसीजन इनके ऊपर ही छोड़ा जाए। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रॉम्प्ट किया है कि देखो भाई, आप एक्सपर्ट हो, आपके पास एक्सपर्टीज है, आप ही इस चीज पे डिसीजन दो या आप ही इस वाटर क्राइसिस को सॉल्व करो, सिंपल सी बात, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अच्छा सिंपल सी बात है, यहाँ पे S जयशंकर अपने आते ही टेशन में आ चुके हैं, वन ऑफ माय फेवरेट मिनिस्टर्स, वन ऑफ माय फेवरेट स्पोक्स पर्सन्स, एंड आप कभी भी उनका इंटरव्यू सुन ले तो मतलब हो ही नहीं सकता आपको कुछ सीखने को ना मिले, चाहे इन पर्सनल लाइफ हो या चाहे इन योर प्रोफेशनल लाइफ हो। तो आते ही वापस उनको एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अगेन उन्हीं को दी, बेस्ट डिसीजन, एंड उन्हें आते ही बोल दिया कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर के ऊपर चाइना और पाकिस्तान ने मिलके कुछ जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, दिस इज कम्प्लीटली अनवारंटेड। अनवारंटेड एक सभ्य तरीका ये बोलने का कि तुम्हारी कोई प्लेस नहीं है, आपसे पूछा नहीं गया तो जवाब मत दो, ठीक है। अनवारंटेड का मतलब वो होता है अनवारंटेड रेफरेंसेस टू जम्मू एंड कश्मीर इन द लेटेस्ट जॉइंट स्टेटमेंट बाय चाइना एंड पाकिस्तान।
जिसमें कि उन्होंने ऐसा बोला है कि यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख हैव बिन एंड मतलब बेसिकली इन दोनों के बारे में कुछ वही जो विवाद चलता रहता है कि ये तरीका सही नहीं था एब्रोगेट करने का एंड ऑल दैट, जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है। इसमें अपन ने बोल दिया कि भैया देखो फालतू कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी है एंड लद्दाख दे हैव ऑलवेज बिन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमेशा से थे, हमने बस ऑफिशियल कर दिया उसको, सिंपल सी ये बात बोली है, ठीक है। जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था बीजिंग ने और पाकिस्तान ने साथ में मिलके। बीजिंग क्यों बोलते हैं, बीजिंग कैपिटल है चाइना का। उन्होंने 7 जून को रिलीज किया था आफ्टर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और चाइना के जो प्रीमियर हैं ली किंग, ठीक है, नॉट प्रेसिडेंट, जो प्रीमियर है चाइना के ली किंग उनका नाम है, उनके बीच में बातचीत हुई थी, जो भी सोच समझ के हुई हो, उसके बाद उन्होंने ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या रिलीज किया देखते हैं। उन्होंने ये बोला वी हैव नोटेड अनवारंटेड रेफरेंस टू द यूनियन टेरिटरी, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हमने नोटिस किया है कि ऐसी चीज़ों के बारे में चाइना और पाकिस्तान ने बोला है जो कि कंप्लीटली अनवारंटेड है। एक तो हमारा अंदरूनी मैटर है वो, तो पहला रीज़न वो। दूसरा, जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो सही भी नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख हैव ऑलवेज बिन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक तो हमारा अंदरूनी मैटर है, आप हमारे घर में घुस के हमारे मैटर के बारे में बोलोगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, और दूसरा जो बोल रहे हो वो भी गलत है। तो दोनों रीजन के वजह से इट इज कंप्लीटली अटरली अनवारंटेड, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ सिंपल सा, पेमा खांडू हैज सोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द 3rd टाइम। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, कौन सी गवर्नमेंट जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज है बॉर्डर पे जो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब चाइना उनको डिस्प्यूटेड मानता है, वो ऐसा बोलता है, क्लेम करता है कि भाई ये हमारी टेरिटरी है जहाँ पर इंडिया बैठा हुआ है, विच इज़ ऑब्वियसली कंप्लीटली रॉन्ग। बट अरुणाचल प्रदेश इज कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट, पूरा स्टेट नहीं शायद, लेकिन बॉर्डर एरियाज जो भी होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट होते हैं। तो एक इतने वॉलेटाइल स्टेट को जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेंटेन कर पाना एक बहुत ही जिम्मेदारी की बात होती है, जो एक बहुत ही जिम्मेदार ऑफ कोर्स इंसान को देनी चाहिए। तो वहाँ चीफ मिनिस्टर कोई भी बनता है तो पूरी एक तरीके से पूरी दुनिया ऐसे आंख गड़ाए ताक लगाकर बैठी होती कि भाई अब कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, ठीक है। ही हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर द 3rd टाइम। तो डेप्यूटी सीएम चाउना मीन एंड 10 अदर्स, उन्होंने ईटानगर में अपनी ओथ ली, और सीएम ने ऐसा बोला कि बीजेपी का जो पोल मैनिफेस्टो था विल गाइड, मतलब जो पोलिंग के टाइम पे उन्होंने मैनिफेस्टो बताया था हम क्या क्या काम करेंगे, हम किस तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, उन्हीं पे बस हम काम शुरू कर देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को वही अगले 5 साल तक ये मैनिफेस्टो गाइड करने वाला है। एंड ऑफ कोर्स मोदी जी के बारे में उन्होंने ऐसा बोला कि ये उनकी ही लीडरशिप थी एंड पीपल्स ट्रस्ट इन हिम, कि वापस हम 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए हमारी ही गवर्नमेंट बन के वापस आई है। तो आपसे यहाँ नाम पूछा जा सकता है। अगेन एक और अपॉइंटमेंट, अजीत डोभाल। अगेन अगर आपको वन ऑफ माय फेवरेट पीपल स्पीचेस आपको सुननी है और आपको ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसे शब्द मोती जैसे, तो अजीत डोभाल एंड एस जयशंकर आप सुनोगे ना, आपको हो ही नहीं सकता आपको नॉलेज ना मिले। वो नहीं देना चाह रहे होंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो अजीत डोभाल को रीअपॉइंट किया गया है एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड मिस्टर मिश्रा को बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर के ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी थे, मिस्टर पीके मिश्रा पूरा नाम बोले तो, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे अजीत डोभाल, वो भी कंटिन्यू करने वाले हैं, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे पीके मिश्रा, वो भी कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले जो थे वही कंटिन्यू करने वाले हैं, कोई भी नए अपॉइंट नहीं किए हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट छोटी सी न्यूज, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पूरी उड़ीसा में है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल को ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे उसके बारे में कहानियां हैं, आपने सुनी होंगी, मिस्ट्रीज भी हैं बहुत ज़्यादा। एक तो जगन्नाथ टेम्पल में ये भी बोला जाता है कि रियल हार्ट ऑफ भगवान का, जो सच का हार्ट है जो अभी भी धड़क रहा है, वो वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि प्रॉब्ली द ओनली टेम्पल जहाँ पे तीनों को पूजा जाता है इन सिबलिंग फॉर्म, तीनों भाई बहन बलराम, कृष्ण जी और सुभद्रा, तीनों को पूजा जाता है उस मंदिर में।
ये भी बोला जाता है कि जगन्नाथपुरी के ऊपर से कभी भी कोई चिड़िया या पक्षी उड़ के नहीं जाता, फॉर वट एवर रीजन, कभी भी ऐसे नहीं जाता। एंड एक और जो मैंने कहानी सुनी है, मेरी फ्रेंड ने भी बताई थी मुझे, ये पर्सनली भी देखा है मैंने, कि वहीं पास में बे ऑफ बंगाल है, समंदर की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन द मोमेंट यू गेट इनसाइड द टेम्पल वो आवाज यूं गायब हो जाती है, एकदम शांति और सन्नाटा। तो कुछ आर्किटेक्चर का कमाल है, कुछ माइथोलॉजी भी है, कुछ मिथ्स भी हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर जगन्नाथ टेम्पल को ऑल ओवर, नॉट जस्ट इंडिया, पूरे दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, रथ यात्रा जो होती है। तो जगन्नाथ टेम्पल के किवाड़ खोले गए हैं, दरवाजे खोले गए हैं, 12th सेंचुरी में जो बनाया गया था, ये चारों के चारों गेट्स इस टेम्पल में अब डिवोटीज के लिए खोल दिए गए हैं, पूरे साल नहीं खुले रहते ये। ऑन थर्सडे मॉर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, ठीक है, एंड उनके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रीवियस बीजेडी गवर्नमेंट थी हैड केप्ट 3 ऑफ द 4 गेट्स शट सिंस पैंडेमिक। पैंडेमिक के टाइम से सिर्फ एक ही गेट खोलते थे, बाकी 3 बंद करके रखते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है अभी जो नई गवर्नमेंट बन के आई है उसके बाद चारों के चारों गेट्स जगन्नाथपुरी के खोल दिए गए हैं। इसी के साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने और जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है, डिसाइड किया है कि 500 करोड़ का फंड लगाया जाएगा मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल के लिए। तो अब उसको, क्योंकि देखो डिवोटीज आते हैं लेकिन एक तरीके से टूरिज्म भी लेकर आता है ना वो, तो अगर किसी जगह डिवोटीज जा रहे हैं उनको रखने का, रहने का, खाने का अच्छा इंतजाम दिया जाए तो बहुत अच्छा, और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के आता है। वरना कई बार आपने भी ऐसा सुना होगा कि बोला जाता है कि यार हम तो गए तो थे दर्शन करने के लिए लेकिन सुविधा नहीं है वहां पे अच्छी, तो होता है वैसे। अक्सर आप देखोगे आजकल चल रहा है कि टेम्पल्स के आसपास का भी जो मैनेजमेंट है, जो पूरा रहने सहने का सब कुछ तरीका है, वो बहुत अच्छा इम्प्रूव किया जा रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है कि भैया इंडिया का सबसे बड़ा टूरिज्म इज ऑन इन टेम्पल्स ओनली, ठीक है। तो वो सब इम्प्रूव करने के लिए 500 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, सिंगुलर फोकस, साइंस इज नाउ टू वास्ट टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय वन मिनिस्ट्री। अगर अपन इंडिया की सारी मिनिस्ट्रीज देख लें जो कि साइंस के साथ डील करती है, एटॉमिक एनर्जी होगी, आपकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो अब बहुत बड़ा, इतना बड़ा एम्बिट रीच कर चुकी है कि भाई एक मिनिस्टर से हैंडल होना इट्स इम्पॉसिबल, तो अब डिवाइड किया गया है। तो हालांकि 18th लोकसभा में देयर इज नो सिग्निफिकेंट, बड़ा चढ़ा के कोई बड़ा चेंज नहीं है जो पहले जिन मिनिस्टर्स के पास जो पोर्टफोलियो थे, लेकिन और ज़्यादातर मेजर पोर्टफोलियोज तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। फ्रॉम होम मिनिस्ट्री से लेके टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री तक सारे के सारे अभी भी उन्हीं के पास हैं। लेकिन अभी वाली लोकसभा में 5 मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज भी इंक्लूड की गई हैं। वन ऑफ देम इज जितेंद्र सिंह, जिनका पोर्टफोलियो है डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। द मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्थ साइंसेस ये भी इंक्लूड की गई है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड की है। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ये सब इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे इंक्लूड की गई है। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनते जा रहे हैं, खासतौर पे मिनिस्ट्रीज रिलेटेड टू साइंस, कि आप एक ही इंसान को ये सारा का सारा नहीं दे सकते, इसलिए अलग से मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज भी बनाई गई हैं, सिर्फ यूनियन मिनिस्ट्रीज के अलावा, ठीक है। ये जो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज हैं और खासतौर पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ये सारे के सारे इस तरीके के मिशंस, जो अपना सी बेड क्या होता है, समंदर जो होता है ना, अपना ओशियन होता है, उसके अंदर की जो ज़मीन होती है जहाँ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसको एक्सप्लोर करने का पूरी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की होती है। तो अब उस पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ध्यान देने वाली है। उसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज से लेके बहुत सारी ऐसी तरीके जो इंडिया नए मिशन स्ट्रैटेजीज लॉन्च कर रहा है, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, स्पेस से रिलेटेड मिशन, ये सारा बेसिकली अपन साइंस के फील्ड में बहुत जोरों शोरों से आगे जा रहे हैं। तो अब ये एक मिनिस्टर के हैंडल कर पाने की बात नहीं बची है। तो अब इस बार 5 नई मिनिस्ट्रीज लॉन्च की गई हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, चाइना का ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ताइवान, इसके बारे में बात की गई है कि सिंस द न्यू ताइवानीज प्रेसिडेंट, जिनका नाम है लाई चिंग ते, उन्होंने ऑफिस में आए हैं, मतलब पावर में आए हैं,
ऑल आइज हैव बीन ऑन द रॉकी स्टार्ट टू हिज टेन्योर। क्यों? क्योंकि वाइल चाइना का पहले जो रिस्पॉन्स था वो ताइवान के पहले रह चुके लीडर्स का वो थोड़ा न्यूट्रल हो चुका था, हालांकि विवाद तो हमेशा चलता ही रहता है चाइना और ताइवान के बीच में, लेकिन अभी जो नए लीडर आए हैं ही इज एक्सट्रीमली प्रो इंडिपेंडेंस एंड सेक्शनिस्ट, और उन्हें ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि कोई भी कंफ्यूज ना करे ताइवान टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना, जिसमें चाइना थोड़ा भड़क गया। चाइना का ये कहना है कि भाई जब तुम्हारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके डिसेंडेंट्स, उनके पूर्वज जब चाइनीज ही थे, हम ही ने जाके वहाँ पे बस्ती बसाई है, हम ही ने वहाँ जाकर शहर बसाए हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो हमको ही कि भाई यू आर मतलब ताइवान इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। तो अभी ये रह के कुछ कुछ सालों में विवाद उठता रहता है, तो नाउ इज दैट टाइम हैज कम अगेन। ठीक है, इस बार लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं किया है चाइना ने, इस बार चाइना क्या कर रहा है, ग्रे जोन वॉरफेयर को यूज कर रहा है। और ये ग्रे जोन वॉरफेयर में ना डायरेक्ट मिसाइल से अटैक नहीं किया जाता, इसमें इस तरीके के अटैक्स कुछ करते हैं जिससे ओवर द टाइम सामने वाला इंसान ही फ्रस्ट्रेट हो जाए। इस केस में जैसे ताइवान सस्टेन्ड मैनर, लगातार ऐसे हैमर करना जिससे सामने वाला एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए कंट्री। तो ग्रे जोन वॉरफेयर में क्या क्या करते हैं, बेसिकली वहाँ की जो सोशल मीडिया साइट है वहाँ पे साइम्यूलेटेड मतलब कुछ सिचुएशन को दिखाते हुए, आप कई बार कार सीखने के लिए जाते हो तो आप साइम्यूलेटेड एनवायरनमेंट में जाते हो, है ना, तो ऐसी चीज़ों को दर्शाते हुए कि अगर मिसाइल अटैक किया तो ताइवान की क्या हालत होगी, ये सब चीज़ें दिखाते हुए ऑडियो विजुअल्स रिलीज किए। और वहाँ के सिटीजन्स को, जैसे अपना व्हाट्सएप होता है उधर वीबो चलता है, उस पर इन सबको वायरल कर दिया है। दूसरा चीज़, वहाँ के सिटीजन्स को प्यार से जाके चाइना बोल रहा है कि भाई तुम क्यों साइड ले रहे हो, तुम्हारा तो भला ही होगा अगर चाइना के साथ ताइवान जुड़ जाता है तो, ऑफिशियली इंक्लूड हो जाता है तो। इस तरीके के कि जिसमें डायरेक्ट अटैक नहीं है लेकिन सामने वाली कंट्री एकदम किसी भी हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाए, आप उनको पहले ही दिखा दे रहे हो। मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक तो धमकी देना होता है, और एक अगर मैं तुमको दिखा दूँ एकदम वीडियो चला के कि लाइफ में पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसी लाइफ होगी, ऐसी होगी, ऐसे बिल्कुल AI के थ्रू वीडियो जनरेट करके, तो डर लग जाएगा ना, अंदर से डर पैदा होगा। कुछ हुआ नहीं है असलियत में लेकिन डर तो पैदा हो गया। ये ग्रे जोन वॉरफेयर के तरीके कहलाते हैं। तो जिसके लिए वही होता है ना, जिसके लिए प्यार, जिसके लिए लाठी, जो लातों के भूत, जो बातों के भूत, यही चीज़ चाइना कर रहा है। तो जिस पार्टी के लिए उसको कैरेट्स एंड स्टिक्स टेक्निक बोलते हैं, जिसको कैरेट काम आएगी कि आप थोड़ा घूस दो, थोड़ा बहला फुसला के प्यार से करो, उनको वैसे कन्विंस करना, फिर जो ऑपोजिशन पार्टी है उनको स्टिक के साथ बात करना, उनके साथ ये सब वॉरफेयर वाली टेक्निक्स करना। दिस इज वॉट चाइना इज डूइंग दिस टाइम अराउंड विथ ताइवान। ठीक है, इसको ग्रे जोन वॉरफेयर बेसिकली बोला जाता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट 15th पे आ जाते हैं। 15 में देखते हैं फटाफट से क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो जो अपन ने पहले ही बात की थी कि मॉर्टल रिमेन्स ऑफ 45 इंडियंस, जो कुवैत में बिल्डिंग में बहुत बड़ी फायर लगी थी उसमें उनकी डेथ हो गई, वो रिटर्न किए गए। मोस्टली सारे के सारे ये जो विक्टिम्स थे दे बिलोंग टू साउथ इंडियन स्टेट्स, एंड यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने उनको दे पेड देयर रिस्पेक्ट्स। ये आपको पिक्चर में जो दिख रहा होगा सारे के सारे विक्टिम्स, यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर के प्रेजेंस में चीफ मिनिस्टर भी थे केरला के जिनका नाम है पिनाराई विजयन, वो भी एयरपोर्ट पे ही पहुंच गए थे जब इन बॉडीज को वापस लाया गया था, एंड दे पेड देयर रिस्पेक्ट एंड बाकायदा उनका दाह संस्कार किया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है वही जो अपन ने फॉलो अप न्यूज़ है, ये जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई नीट का रीटेस्ट हो। नीट किसने कंडक्ट कराया था, एक और बार देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट कराया था और उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम रीटेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। कुछ 1563 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रीटेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे इंडियन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स IFMS जिनको हम बोलते हैं, जिसके मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। और उन्होंने ये भी बोला और सेंटर को बोला कि एक तो रीटेस्ट कराओ और प्लस CBI का प्रोब लॉन्च करो, CBI इंक्वायरी लॉन्च करो कि भाई ये कंडक्ट, इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम इस तरीके से हो कैसे गया कि इतने बड़े लेवल पे इस एग्जाम में करप्शन देखने को मिला। दिस इज अ ह्यूज थिंग। तो CBI की इंक्वायरी भी बिठाई जाए और जिनके साथ भी गलत हुआ है ये मैल प्रैक्टिसेस के वजह से, उनके साथ सही हो। ठीक है,
इसमें ये भी बोला गया कि फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय ईच स्टूडेंट इन टोटल एंड कैटेगराइज्ड बाय सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द OMR शीट। हर चीज अब इंक्लूड करो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए एक बच्चे ने, कितने के आंसर्स दिए, इन टोटल थे कितने, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल डिटेल भी अब OMR में इंक्लूड करो ताकि ट्रांसपेरेंसी है। ये सब कुछ मांगे थी उनने और अपनी तरफ से सजेशन भी दिए, ऐसे नहीं कि बस कंप्लेन करके आ गए कि सुधारो सुधारो, सजेशंस भी दिए, ठीक है। बट ये इस चीज़ पे वो एडमेंट है, प्रोटेस्ट भी इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए CBI इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे अगेन वही सब बातें चल रही। अब आपने जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि पॉलिटिकल न्यूज़ खत्म हो चुकी है, इलेक्शंस खत्म हो गए, रिजल्ट्स आ गए, तो बहुत कम पॉलिटिकल न्यूज़ अपने को देखने को मिलेगी। एंड अभी फिलहाल ये ऐसा टाइम चल रहा है कि देश दुनिया में बहुत ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है जिसमें G7 के लीडर्स ने ऐसा बोला है। G7 जो पहले एक टाइम पे G8 हो गया था, रशिया ने जब ज्वाइन किया था, बट अब वापस G7 है। जब रशिया ने क्रीमिया में इन्वेड किया था तो रशिया को बाहर निकाल दिया गया। G7 में मोस्टली दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उन्होंने ऐसा बोला है, उसके लीडर्स ने ऐसा बोला है कि भाई हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को जब तक ज़रूरत है यूक्रेन को, एज लॉन्ग एज इट टेक्स। और बाकायदा $50 बिलियन का फंड रेज किया है जो उन्होंने बोला है हम यूक्रेन तक पहुंचाएंगे, वहां के ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी, और इवन इफ दे वांट टू बाय वेपन टू फाइट अगेंस्ट रशिया, उस चीज के लिए भी, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के मिस्टर रामाफोसा, उनका पूरा नाम है सिरिल रामाफोसा, उनको री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट आफ्टर कोलिशन गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ये पहले भी यही थे। इंडिया में G20 समिट हुई थी तो ये आए थे, हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है साउथ अफ्रीका से। अपन ने ये जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा था इसके अंडर बहुत सारे चीता साउथ अफ्रीका से ही लिए थे, जो वापस से चीता इंडिया में ख़त्म हो चुके थे उनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं इंडिया में, वो साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन है साउथ अफ्रीका के साथ ऑलरेडी। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे पहले ही, उन्हीं को री इलेक्ट करके सिरिल रामाफोसा को वापस से लाया गया है फॉर अ सेकेंड टर्म, ठीक है। अनदर, वहाँ जैसे अपने यहाँ पे 5 साल का टर्म होता है ना, साउथ अफ्रीका का भाई सिमिलर 5 साल का ही टर्म होता है। उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने थैंक किया ऑफकोर्स बोलते हुए। ही इज़ ऑलरेडी 71 ईयर्स ओल्ड, प्रोबेबली कुड बी हिज लास्ट टर्म, हो सकता है अगले बार उनकी गवर्नमेंट जीत कर भी आए तब किसी और कैंडिडेट को कर दिया जाए, बिकॉज बाय द टाइम उनका टर्म खत्म होता है ही बी 76 ईयर्स ओल्ड। तो मे बी नेक्स्ट टर्म में भी आ सकता है, हो सकता है इसके बाद वो शायद पॉलिटिक्स से बाहर चले जाए। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है उनने खुद ही एक स्टेटमेंट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने ऐसा ट्विटर में वीडियो में बोला था कि हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलेडी। तो आप सुनोगे सबसे पहली बार तो आपको लगेगा ये मेलेडी क्या है, बट देन यू विल रियलाइज कि जो इंडियंस ने फेमस किया है बेसिकली उनका नाम मेलेनी है, जॉर्जिया मेलेनी। तो जॉर्जिया मेलेनी एंड नरेंद्र मोदी को मिला के लोगों ने मेलेडी बना दिया, बिकॉज काफ़ी सारे इंडिया और इटली के रिलेशंस अगेन बहुत अच्छे रहे हैं, अभी कुछ सालों से और भी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं विद द प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्स्टेंटली बीइंग इन टच विद ईच अदर एंड टॉकिंग टू ईच अदर। तो काफ़ी सारे लोगों ने, आप इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा, वायरल हो गया था ये मेलेडी। तो इमेजिन ये उनके कानों तक भी पहुंचा, उनको भी पता चला, एंड दैट्स वाई शी सेड हाई फ्रेंड्स फ्रॉम मेलेडी। इटली वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट होकर आए तो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू बी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेट वॉज इटली ओनली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई इंडिया का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इन रिजॉल्विंग गाजा वायलेंस एंड ब्रिंगिंग एड।
उन्होंने ये बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू यूटिलाइज ऑल डिप्लोमेटिक चैनल्स, क्योंकि अब इंडिया की दुनिया के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे पोजीशन एक ऐसी पहुंच चुकी है कि अपन जो बात बोलते हैं ना वो कंट्रीज सुनती हैं, और अपने जो डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स हैं, जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स ही होते हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो दे गिव अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस टू इंडिया के ओपिनियंस नाउ। तो अब ये दुनिया को दिखने लगा है। तो पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई इंडिया की जो अब ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे इंडिया है, दिस इंडिया शुड यूटिलाइज टू कॉल फॉर अ सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर बिटवीन गाजा एंड इजराइल, कि भाई क्योंकि अब ये ह्यूमैनिटेरियन लेवल क्राइसिस पहुंच चुका है। अब लोग वहां पे इस लेवल पे प्रताड़ित हैं, इस लेवल पे मतलब लोग इवैक्यूएट कर करके जहां जा रहे थे, एक भी जगह नहीं बची है जहां पे पीपल आर सेफ। रात भर की नींद सेफली नहीं ले सकते, क्या पता कब मिसाइल गिर जाए ऊपर। ठीक है, तो ये चीज बहुत टाइम से चल रही है और अब पूरी दुनिया इस चीज पे ध्यान दे रही है कि भाई अब ये दो कंट्रीज के बीच में वॉर छोड़ के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये तक बोला था कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि गाजा में जुलाई अगस्त तक एक फेमाइन आ जाए। फेमाइन मतलब भूखमरी के कारण लोग जब मरने लगे, इट्स कॉल्ड अ फेमाइन। तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि क्या पता इसके वजह से एक फेमाइन ही आ जाए, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन एड, खाना, कपड़ा, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी तक लोगों तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस वॉर गोइंग ऑन। वॉर चल रहा है तो कौन जाएगा खाना देने या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने। सीज फायर मतलब बाद में बैठ के तुम सुलह करना, बाद में बैठ के बातचीत करना, अभी के लिए स्टॉप अटैकिंग ईच अदर, दैट इज सीज फायर। तो यहाँ पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन अब होल्ड करता है जियो पॉलिटिक्स में, जो कि इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए किस चीज में, इस जो गाजा और इजराइल के बीच में जो ये अटैक्स चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, इसमें सीज फायर कॉल करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि गंगा नदी और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज को मॉनिटर करेगा। खास तौर पे यहाँ पे नमामि गंगे मिशन जो लॉन्च किया गया था, नमामि गंगे प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, उसके अंडर जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, उन सबको मॉनिटर करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे मिलेगी। आप चाहें तो अभी कभी इस वेब पोर्टल को खोलकर भी देख सकते हैं। रियल टाइम में ये एक तो मॉनिटर करेगा पानी की क्वालिटी को, आपको पता रहेगा एग्जैक्ट क्वालिटी कितना कंटामिनेटेड है पानी। तो जब तक ये नहीं पता कि गड़बड़ किस लेवल की है, तब तक आप सुधारोगे कैसे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये पोर्टल एक ऐसा है जो कंटिन्यूसली रियल टाइम में पानी की क्वालिटी को डिटेक्ट करेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहेगा। ठीक है, ये लॉन्च किसने किया है, एनवायरमेंटल फ्लोज या ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम इसका नाम है। ये लॉन्च किया है एंड इट विल बी गवर्न्ड अंडर मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मिस्टर CR पाटिल है जो कि अभी, ठीक है, जल शक्ति के मिनिस्टर, अभी पोर्टफोलियो दिया गया है मिस्टर CR पाटिल को। इनके अंडर ये पूरा का पूरा पोर्टल, और इस पोर्टल का नाम है एनवायरमेंटल फ्लोज, ई फ्लोज पोर्टल। आप चाहें तो अभी गूगल करके देख सकते हैं ये। तो इसके अंदर सारे के सारी इनिशिएटिव्स मॉनिटर किए जाएंगे। ओके, अच्छा, तो भाई लोग दिस इज ऑल फॉर पास्ट 4 डेज। कुछ खास ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई है, जैसे कि आपने देखा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं हुई है, बिकॉज कभी कभी ऐसा चलता है कि सडन एक दिन में ही हो सकता है इतना लंबी इतनी सारी चीज़ें हो गई हो कि 1 घंटे का सेशन एक न्यूज़पेपर में ही लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि हफ्तों निकल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही। अभी भी हो रही है, वॉर्स चल रहे हैं, US और हुतीज के बीच में वॉर चल रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन देयर इज़ नथिंग न्यू गोइंग ऑन। उसमें कोई डेवलपमेंट हो, कोई नई चीज़ हो, तो वो आपके एग्जाम पर्पसेस से इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो या चाहे आप कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें GK आता हो, तब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब तक कोई नया डेवलपमेंट नहीं होता, कोई नई चीज़ लॉन्च नहीं होती जिसपे MCQ आपसे पूछा जा सके, तब तक ऑल दीज थिंग्स डोंट बिकम इम्पॉर्टेंट। तो पिछला कुछ 1 हफ्ते से इस तरीके की न्यूज़ आ रही है जो थोड़ा मेलो है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है शायद कुछ। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीक आएंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट वीक. अगले सेशन में थोड़ा अपना लंबा सेशन चलने वाला है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आराम से एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. हम न्यूज़पेपर से ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं ये बोल क्या रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या लिखा था. इसलिए मैं यहाँ सामने न्यूज़पेपर ही लेकर आती हूँ आपके, उसी में से हम हाईलाइट कर करके पढ़ते हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन द अपकमिंग फ्राइडे. ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे ऑन फ्राइडे. ओके पीपल, चलो. So thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very, very, very soon on Friday with the next 3 days key happenings and news. This is Vishishta, Yes Academy, signing off.